हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज करने वाले हम यहाँ पे लगभग 40 से आपके 45 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे और अच्छे से इन क्वेश्चनों को करना है। और ये जो टॉपिक हो गए आपके, बहुत सारे टॉपिक को टच करते हुए क्वेश्चन आपके चले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं तो आप उसका फ़ायदा लें। ऐसा नहीं कि आपने जो है आपने मतलब वीडियो चला दिया या लाइव चला दिया और उसके बाद आप देख रहे हो वहाँ पे कमेंट क्या कर रहे हैं, आप कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपना समय बचाना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भी आपको तैयारी करनी है। आपकी देखिए, आपकी फैमिली आपको बीएड की तरफ देखिए चाह रही कि बीएड करे, तो कितनी आपसे उम्मीद करती है। तो आपको इधर उधर समय वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपको समय मिले यूट्यूब पे उसका अच्छे से बस प्रयोग कीजिए, अच्छे से उसका फ़ायदा लीजिए। इधर उधर के जो कमेंट आते हैं ना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड मित्र आपके जो क्लोज भी हो गए, तो ये मिलेगा कि आपको केवल निगेटिव करना चाहेंगे। तो ऐसे आपको फ्रेंड से दूर हो जाना है, या आपके आसपास कोई ऐसा हो तो उसको दूर कर दीजिए, या आप उससे खुद दूर हो जाइए, या आपके पास उनके कांटेक्ट हो सीधा ब्लॉक मारिए। बस यही लास्ट इलाज है उनका, क्योंकि आप 1 मिनट में पॉजिटिव और 1 मिनट में निगेटिव हो जाते हैं उनके कहने से। आप उनके कहने से चलते हैं। उन्होंने आपको बोल दे कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आप खुश हो जाते हैं। अगर आपको बोल दे कि आप तो यार बहुत बेकार हो, या आप तो मतलब कुछ भी आपको बोल दिया जाए, या कुछ गलत बात आपको बोल दिया जाए, एकदम आप निगेटिव हो जाते हो। तो इससे ये है कि बचने का तरीका केवल ये है, उनसे संबंध हटा लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। क्या मतलब है ऐसे लोगों से मिलने का या बात करने का। चलिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से आपको क्लास में आंसर करना है। काफ़ी सारे मैंने ऐसे कमेंट भी देखे थे कि आप क्लास कराते हैं, बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपस में बात करते, कमेंट करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे, वो केवल ये सोचे कि आपकी फैमिली आपसे क्या उम्मीद कर रही है, आपकी फैमिली आपसे क्या उम्मीद करे, केवल ये सोचना है। आपको कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत कमेंट करोगे या सही करोगे, या आपकी जो तैयारी उसको कैसे करना है। समय वेस्ट करोगे, आपको पता है रिजल्ट कैसा आने वाला है फिर। और यहाँ पे अगर मैं आप बोलूँगा भी तो आप बहुत गलत लगेगा किसी को। तो आपको खुद देखना है क्या करना है, उसका देखिए, आप खुद डिसाइड करेंगे आपको कैसे तैयारी करनी है। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा यूट्यूब पे। यूट्यूब केवल 2 या 3 वीडियो आप देखा करो जहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है या अपनी तैयारी करनी है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है ना, अपनी बुक्स को दीजिए। अगर आपने फुल्ली आप डिपेंड हो गए यूट्यूब पे, तो आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत पीछे चली जाएगी। चलिए आज देखते हैं, और मतलब आप कमेंट करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा, और सीखना है बस, ये है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जल्दी से कमेंट करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ये आंसर होगा 319 ईस्वी। यहाँ पे देखिए ये 78 ईस्वी है। ये भी एक संवत है। ये कौन सा संवत है? ये है आपका शक संवत। शक संवत है, किसके द्वारा चला गया? ये चलाया गया शक संवत है ना, क्या है यहाँ पे, ये चला गया आपका कनिष्क के द्वारा। ये किस वंश से था, या किस मतलब काल का ये शासक था? तो ये जो था ये कनिष्क, ये था कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये गुप्त संवत है, या गुप्त जो वंश था, इसके अगर बात करें संस्थापक की तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेपोलियन कौन था? भारत का नेपोलियन कौन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। और अगर आपसे पूछा है कि आपका ये जो विक्रम संवत चलाया वो किसने चलाया, तो वो चलाया था विक्रम द्वितीय ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये किसने चलाया गुप्त संवत? ये चलाया था चंद्रगुप्त
प्रथम ने। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन आप सभी जानते हैं, परिचित भी होंगे। तो ये इनका जो नाम था ये था राम तनु पांडे या तन्ना मिश्रा इनको कहते थे। मिश्रा जी, पांडे है ना ये, तो इनको कहते थे तन्ना मिश्रा भी इनको कहते थे। चलिए आगे यहाँ पे, इसी के साथ साथ अकबर से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं ये सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए गए, जैसे मनसदारी पर था, इसके बाद सुलह कुल नीति, इसी के साथ साथ इबादत खाना इन्होंने बनवाया, इबादत खाना, और इन्होंने दहसला प्रणाली चलवाई जो भूमि सुधार से था। इसी के साथ साथ इनका जो समय माना जाता है ये साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगलों में साहित्य का स्वर्ण अगर माना जाए, क्योंकि बहुत सारे जो रचनाकार थे इनके समय थे, अकबर के समय। चलिए यहाँ पे बस इतना ही। वैसे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन यही आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार यानी कि भूमि सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इनका जो एक नवरत्न था ये टोडरमल, ये इनका भूमि सुधार का कह सकते हैं कि जो पूरा भार था या जो कार्य संभालते थे टोडरमल संभालते थे। और इनसे जो संबंधित है भूमि सुधार से ये थी दहसला प्रणाली है ना। चलिए आगे, इसके बाद यहाँ पे आगे, दीन ए इलाही एक नया धर्म था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही ये चलाया गया था अकबर के द्वारा। जैसे उसमें प्राचीन काल में आपने देखा होगा अशोक के द्वारा एक चलाया गया था धम्म, अशोक का धम्म। उसमें क्या था, यानी कि सभी धर्मों के लिए कह सकते हैं कि समान एक तरीके से मानना उसको। इसी तरीके से था दीन ए इलाही धर्म। इसी के साथ साथ इनके 3 और कार्य है यहाँ पे, जैसे दास प्रथा, तीर्थ कर और जजिया कर इन्होंने क्या किए? ये समाप्त करवा दिए। कब ये किया करवाया? यहाँ पे 1562 में, ये 63 में और ये 64 में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में आपके। इसके बाद आपका मिलान करना, जल्दी से मिलान करके बता दीजिए कौन सा किस पे मिलेगा या कौन सा एक्स्ट्रा है इसमें। तो मिलाते हैं। पहले भारत का लौह पुरुष किस पे मिलेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी का हो जाएगा आपका 2। इसके बाद यहाँ पे महामना, ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इसके बाद यहाँ पे भारत का सबसे वृद्ध पुरुष, तो ये हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। और ये सीमांत गांधी जो मिलेंगे ये मिलेंगे आपके बाल गंगाधर, आपका ये मिलेगा आपका अब्दुल खान गफ्फार से। तो ये आपका जो यहाँ पे ये ऑप्शन है 4, तो ये आपका एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। सीमांत गांधी या अब्दुल खान गफ्फार। चलिए आगे इसमें, और इनके बारे में डिटेल सब देख लेना। दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। ये 1886 में कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने। तो ये सब देख लेना इसमें। जैसे वल्लभ भाई पटेल को जैसे आपका लौह पुरुष कहते हैं, या आपके ये जो रियासतें थी उनको जोड़ने का काम किया गया। और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक विद्यालय बनाया गया, आप सब जानते हैं। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ ये उग्रवादी थे या कह सकते हैं गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे यहाँ पे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। कौन थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता? तो ये आपके लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी। और इनका जो सन है वो आपका है 1913 है, याद रखिए इसको। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ये किया गया था, जल्दी से कमेंट करें, तो ये किया गया था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। आपका इनका क्या था समय? 1919 के समय। तो आप कह सकते हो कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में
पंजाब में, वो इन्हीं के समय हुआ। और इसमें जो जेल हुई थी, किसको हुई थी इस समय, इससे पहले ये जो यहाँ पे हुआ ये कांड, तो इसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बेंटिक की, तो इनके द्वारा कौन सा सुधार किया गया था, और राजा राम मोहन राय ने, आपने सुना होगा कि 1829 में सती प्रथा का अंत किया था इन्हीं की सहायता से। इसी के साथ साथ लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो, 1909 का समय इनका, मार्ले मिंटो सुधार हुआ। मार्ले कौन थे, सचिव थे, और मिंटो उस समय गवर्नर थे। इनके द्वारा ये सुधार किया गया था। और इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, जिसमें कह सकते कि आप फूट डालो राज करो का नारा इसी सुधार में दिया गया था। चलिए आगे, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका है, तो ये होता है राज्यसभा का, या कह सकते कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति है ना। इसी के साथ साथ देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई, इसका नया नाम क्या है, जैसे आपका हो जाएगा इसमें नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है ना, उसका नाम। इसी के साथ साथ ये कैसा था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, या नीति आयोग का जैसे उपाध्यक्ष कौन है, ये सब आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे, और आपको कमेंट करना है इसमें, राष्ट्रपति का क्रम लगाना है आपको। जल्दी से क्रम लगाकर बताइए इसमें क्या इसमें आंसर होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका डी आंसर होगा इसमें। पहले यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन आएंगे, इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर वीवी गिरी, और यहाँ पे 4 में आ जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा टॉपिक करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपके क्रम से बीच बीच में से पूछ लिया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेना। डॉक्टर राधा जाके गिरी अली का नीला है, ज्ञान का बैंक शंकर नारायण। इस तरीके से आपकी ये ट्रिक है, पूरी याद कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, दूसरे हो जाएगा आपका राधा कृष्णन, तीसरे हो जाएंगे जाकिर हुसैन, चौथे हो जाएंगे आपका वीवी गिरी, और आपका यहाँ पे इसके बाद आएगा फखरुद्दीन अली अहमद, इसके बाद हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध हुए थे। तो इस तरीके से पूरा जो ट्रिक है वो देख लेना, आप खुद से भी उसमें से बुक्स में से बना लेना, या आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। इसके बाद चलिए आगे, यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो इसमें जो किए गए ये किए गए आपके 11। तो हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। ये कमेंट करते रहना जल्दी से आप सभी, और हो सके तो इसका आंसर आप लिखिए कमेंट में। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, भारतीय संविधान में कितने में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो ये किए गए थे भाई आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। तो उसके द्वारा ये किए गए थे, और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ये जो है जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ये आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। अगर इसके भाग की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका भाग 4 क्या है, या हो जाएगा आपका 4A। अगर इसके अनुच्छेद की बात की जाए मौलिक कर्तव्य के, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 क्या है, या हो जाएगा आपका 51A आपका। चलिए आगे, इसमें क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, हो जाएगा सीधा सीधा इसमें बी ऑप्शन 51 क्या है आपका। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, रह आ रहा ना इसमें, तो ये लिया गया आपका रूस के संविधान से। चलिए आगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखिए आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करता है, तो ये करता है आपका अनुच्छेद 17 या सप्रस्यता, ये बहुत अच्छा है, 17 सप्रस्यता है ना। चलिए इसके बाद आगे,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा है इन्होंने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से ही संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और 356 आप जानते ही है, ये क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन से आपका। चलिए इसके बाद आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये की जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, यही आएगा आपके, इसमें देखने को मिलेगा इसमें आपके एग्जाम में। चलिए इसके बाद आपका, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है क्लास के बाद, या अभी आप दे सकते हैं। कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसके बाद आगे यहाँ पे, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है भाई आपका राज्यों का संघ। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। और आप कमेंट करके बताना कितने राज्य है और कितने संघ शासित प्रदेश है। अभी करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए इसमें आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार जो पारित हुआ ये हुआ था 2005 में। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, सूचना है ना ये आपका, सूचना को बना दीजिए आप सूचनी। ई की आवाज़ इसमें आ जाएगी सूचनी। ई क्या होता है? ई होता है आपका 5। तो आपको एकदम देखने को मिलेगा 5 किस में आ रहा है बाद में, तो इसमें आ रहा है आपका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है, जैसे मैंने कुछ पेपर दिए उसमें मैंने देखा है, इसलिए। तो इसलिए आपको कभी भी आपको नहीं इस क्वेश्चन को भूल पाएंगे। चलिए आगे, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष क्या था? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। तो ये जो था ये था 1972। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसमें। चलिए इसके बाद आगे, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात लागू कर दे, है ना? तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आपका अनुच्छेद 360। इसमें ए ऑप्शन होगा आपका राइट। इसमें वित्तीय आपात देखिए भारत में वैसे कभी नहीं लगा है। और एक और ध्यान रखना, देखिए इसमें पहले जो जम्मू कश्मीर था उस पर क्या होता था, ये अनुच्छेद 360 अप्लाई नहीं होता था। अब क्या हुआ है, अब समान हो चुका है पूरे भारत के अंदर, तो वहाँ पे भी अब ये जो है लागू होगा। लेकिन अभी तक वैसे कभी ये लागू नहीं हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये आपका, 352 अनुच्छेद, इसके बाद 356, इसके बाद है आपका 360। इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ज़रूरी है ये, इंपॉर्टेंट भी आपका। यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये जो है अभी तक, या कह सकते हैं आप इसको, ये अभी तक लगा है 3 बार आपका राष्ट्रीय आपात आपका। ये युद्ध, बाह्य या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आप जानते हैं सबसे पहले कहाँ पे लगा, तो ये जो लगा था पंजाब में, उसके बाद नंबर 2 पे लगा था केरल में। याद रखना नंबर 2 वाला जरूरी है। और ये 360 हो जाएगा आपका वित्तीय आपात। चलिए आगे, और आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन के लिए सभी को। निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल मिलाई जिन पर वे बनाए गए। तो चलिए मिला दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका सबसे सिंपल क्या है वो देख लीजिए, जो आपको पता है एग्जैक्ट। आपका अर्जुन हो जाएगा, नागार्जुन ये कृष्ण से संबंधित था आपका, कृष्णा नदी से। डी का हो जाएगा आपका 1 आंसर। देखो यही मिल चुका है वैसे आपका। इसके बाद भी देख लीजिए, फिर भी आपको काफ़ी और मालूम होगा। टिहरी भगीरथी पर था, तो बी का 4 आपका मिल चुका है। इसके बाद आपका ये 3 हो जाएगा आपका रावी, तो सी पे आपका 2, यहाँ पे ये भी मिल गया। बाकी क्या बचा आपका, ये
फरपक्का, ये हो जाएगा आपका गंगा। तो इस तरीके से आप मिला सकते। इनमें से 4 में से अगर आपको एक भी मालूम है तब भी इस क्वेश्चन का चांस है कि बहुत जल्दी आपका ये सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे इसमें, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो भाई जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी। जब कृषि की जो कह सकते कि हालत या स्थिति या सुधार हो गए, उसके बाद जो जोर दिया गया वो उद्योगों पे दिया गया था दूसरी में। तो ये हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर यहाँ पे देखा जाए कि पहली कहीं पे हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कृषि पर, दूसरी हो जाएगी आपकी उद्योग पर, ठीक है, और तीसरी जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी कृषि और प्लस आपका कह सकते हैं कि उद्योग, ठीक है, यानी कि आपको दोनों को मिला देगा। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये जो लौह इस्पात है ये किन देशों की सहायता से लगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगे? तो आपने अभी देखा था, देखिए एक दिन मैंने कराया भी था, कुछ उद्योग है भिलाई, बोकारो, राउरकेला और आपका दुर्गापुर, ये किस देश की सहायता से लगे? तो पहला रूस की सहायता से, दूसरा भी रूस की सहायता से, तीसरा जर्मनी की सहायता से, और जो चौथा था ये ब्रिटेन की सहायता से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, भीबो, रादू, रूरू, जबी, यानी कि भिलाई रूस की सहायता से, बोकारो रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से आपका। चलिए आगे इसमें, इसके बाद किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका बेंगलोर, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। अगर विश्व की बात करें सिलिकॉन तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया, अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है और इसका प्रयोग चिप बनाने में किया जाता है सिलिकॉन का। चलिए आगे आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अनंतपुर जिला है ये है आपका स्वर्ण या गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है आपका। डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे एक खान है, अगर आपसे पूछ लीजिए सोने की खान तो ये हो जाएगी आपकी कोलार की खान। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है, ठीक है, कोलार की खान कर्नाटक राज्य में। चलिए आगे देखो, अगर इनका आपसे पूछ ले जाए कि इनका संकेत क्या है, पूछ लिया जाता है कापर है, जैसे जिंक है तो ये क्या है? आपने देखा होगा जिंक या जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, जो परत चढ़ाई जाती है उसमें। चलिए आगे इसमें, हीरे की खान पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करें आप सभी। तो हीरे की जो खान पाई जाती है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान। और पन्ना जो है ना अखबारी कागज के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे इसमें, और आपको आंसर करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है ये स्थान जो है राजस्थान में है और खेतड़ी जो है ये आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा राइट। और देखिए आपने सुना होगा जो विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ये जो किसके सहयोग से गए थे या किसके खर्चे पे गए थे या किसने इनको भेजा था? वे थे महाराज खेतड़ी, ठीक है। और जो महाराजा खेतड़ी थे वे कौन थे? तो वे थे अभिजीत था उनका नाम। इसी के साथ साथ उर्वरक आपसे पूछ ले जाएगा, जैसे आपका आप यूरिया कह सकते हैं कि यूरिया जो है आपका, यूरिया में सबसे ज़्यादा कौन कौन से तत्व होते हैं? NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटास। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है इसमें 46% आपका। चलिए आगे इसमें, इसके बाद आपको आंसर करना है इसका। अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? कमेंट करें आप जल्दी से। तो ये जाना जाता है आपका तेल के लिए, अंकलेश्वर। और ये कमेंट करना है स्थान कहाँ पे है अंकलेश्वर, सभी कमेंट करना है अंकलेश्वर कहाँ है। चलिए आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? कमेंट करें आप सभी। भिलाई का किया गया था रूस की सहायता से आपका।
तो रूस इसमें हो जाएगा आपका सोवियत संघ, रूस आपने सुना होगा, तो बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। चलिए आगे, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? जादू घोड़ा का संबंध जो है ये है यूरेनियम के खनन से हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन आपका राइट। देखो इसको ऐसे याद रख लेना। और ये जो जादू घोड़ा की जो ये खान है या स्थान है, ये जादू घोड़ा ये कहाँ पे है? तो ये है आपका झारखंड में है आपका, डे आ रहा ना इसमें देखो, और यहाँ पे भी डे आ रहा है इसमें, तो आप समझ लेना छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, तो झारखंड में है जादू घोड़ा। और यूरेनियम, यूरेनियम लिखा ना, यूरेनियम है ये, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा देता है यूरेनियम। यूरेनियम का जो प्रयोग होता है परमाणु भट्टियों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, क्या कमाल की ऊर्जा देता है यूरेनियम। तो जादू है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें, ऐसे याद कर लेना इसको। इसके बाद आगे यहाँ पे, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? कमेंट करें आप जल्दी से सभी। तो जो सबसे बड़ा निर्यातक है ये है अभ्रक का, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अभ्रक इसमें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉफ़ी कहाँ होती है भारत में, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका कॉफ़ी, या इसको कहते हैं कहवा। तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में? कैसे ही है आपका, कौन सा? कर्नाटक, ठीक है कर्नाटक है। और आपका हो जाएगा केरल में भी है, और अभी जीआई टैग भी मिला था। दो ये जो कॉफ़ी है दो प्रकार है भारत में, रोबस्टा और दूसरा मुझे आज भी फिर भूल चुका हूँ उसको। इसी के साथ साथ ये देख लेना, कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? काली में, और काली मिट्टी कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में आपका। और अगर विश्व में पूछे कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा, तो हो जाएगा उसमें आंसर आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी ब्राज़ीलिया। इसके बाद आगे सभी कमेंट करें, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर, तो नीचे कितना होता है? ऊपर 0 हो जाता है, नीचे कितना होता है? कुछ नीचे उसमें पानी के जैसे वो परत जम जाती है ऊपर, तो नीचे जो होता है वो 4 डिग्री का होता है, डिग्री सेंटीग्रेड या 4 फ़ारेनहाइट का। तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, जिसमें ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मछलियां होती है वो जीवित रह जाती है। और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको जल का या पानी का अधिकतम घनत्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? क्योंकि फ्रिज में हम खाना रख देते हैं, और आपने देखा होगा कि सब्जी भी जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप खुली रख दोगे उसमें किचन में तो वो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए फ्रिज में रख देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये आपके बैक्टीरिया है वो क्या होगे? सक्रिय नहीं होगे, तो वो शांत रहेंगे उसमें। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, जैसे इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, तो रोगाणु मरते नहीं, वो शांत रहते हैं। इसके बाद इसमें न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते, तो ऐसा भी नहीं है। इसके बाद यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय का मतलब है बढ़ नहीं पाते, इसीलिए क्या होता है वो जो सामान्य सब्जी रखते हैं या फल फ्रूट रखते हैं तो वो सही रहता है गर्मी के मौसम में। चलिए आगे, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है? जल्दी से कमेंट करें आप जल्दी, और इसका घटना या बढ़ने पे आंसर आपको करना है, ऐसे नहीं करना है ए या बी आपका, जल्दी से करें। तो इसका जो भार है वो इसका बढ़ जाएगा। कील है, कील का उदाहरण ले लीजिए, कील है कोई, आप उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, पानी डाल दीजिए उस पर, या बरसात के मौसम में आप उसको देखना बहुत मोटी हो जाएगी वो, तो उस पर रेत वगैरह फूल जाएगा, चढ़ जाएगा, उसमें जर उस पर लग जाएगा, तो वो क्या होगा उसके बाद उसका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा उसका। चलिए आगे, इसमें यहाँ पे आपको बताना है अमोनिया का एक गुण कौन सा है, और इसका जो कमेंट करना है आप सभी को कमेंट करना है इसका, और अच्छे से इसका आंसर करना। चलिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ इसका। अमोनिया का जो सूत्र है देखिए ये है NH3 है ना, और आपने देखा होगा जैसे ब्लीच करते तो उसमें भी क्या होता है, वो ब्लीच में भी अमोनिया डाला हुआ था, उसमें एक गंध होती है, गंध है ना, गंध आपने देखा होगा उसको सूंघ के तो गंध आती है उसमें से। या आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं उनके नीचे उनके
आसपास में, वहाँ पे पत्तियाँ वगैरह वगैरह बिछा देते हैं, तो उसमें वहाँ पे भी अमोनिया उत्पन्न हो जाती है, चौड़ा उसको कहते हैं, उसमें नीचे। इसके बाद आपने देखा होगा ये जो टॉयलेट होते हैं, बाथरूम होते हैं स्कूलों वगैरह इधर उधर, तो वहाँ पे भी अमोनिया की जो बदबू है वो आती है, या आपने सुना होगा यूरिन होता है ना इसमें, इस वजह से आती है। तो यहाँ पे देखिए आपके मैं 2 ऑप्शन काट दे रहा हूँ। यह गंध रहित होती है तो ये गलत है, गंध आती है इसमें, या पीत होती है तो ये भी गलत है। आपको इन दोनों में से एक आंसर करना है, और जो आंसर सबसे बेस्ट होगा आप करना अच्छे से। चलिए आगे, यहाँ पे लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है। लोहे का शुद्धतम रूप इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका। तो ये जो है शुद्धतम रूप है, ये है आपका पिटवा लोहा। पीट पीट के उसको पूरा अच्छा उसको बना दिए, यानी कि मान लीजिए इसको ऐसे याद कर लेना आप, जैसे कोई जर लगा हुआ लोहा है, उसको पीट दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसकी जो अशुद्धि है वो बाहर हो जाएगी। लेकिन ये बस केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। लौह अयस्क है, देखो लिग्नाइट किसका होता है, कोयले का। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। नाइट्राइट है ही नहीं यहाँ पे कुछ। इसके बाद ये आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका मैग्नेटाइट। इसके अलावा लौह अयस्क कौन से, मैग्नेटाइट है, आपका हेमाटाइट है, और आपका लिमोनाइट भी है। हेमाटाइट, लिमोनाइट और आपका मैग्नेटाइट। लिग्नाइट किसका है, ये है आपका कोयले का। चलिए आगे, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टांका या सोल्डर। ये मिश्र धातु है, जो आपने देखा होगा, जो जैसे वायरिंग होती है या रेडियो या वगैरह वगैरह, उसको तार को जोड़ने के लिए सोल्डर है ना, तो वो किसका मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है, वो होती है आपकी Pb+Sn, यानी कि आपका लेड और आपका टीन। यानी कि लेड को क्या कहते हैं, शीशा, और इसको कहते हैं आपका Sn को टीन, यानी कि शीशा और टीन हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो आंसर आएगा राइट, ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें। एक आएगा पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल को ऐसे समझ लेना कि पीतल कैसा है, ताज़ा है ना, तो ये आ जाएगा तांबा और जिंक। पीतल कैसा है, पीतल है ताज़ा, तो ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे आपको बताना है, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता, यानी कि गलत कौन सा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हेमाटाइट तांबे का, तो भाई ये तांबे का नहीं था, हेमाटाइट था लोहे का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, बिल्कुल राइट है। मोनोजाइट ये थोरियम का हो जाएगा। पिचब्लेंड यूरेनियम का हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इसका आंसर निकल गया, और ये आपके आते हैं मेल या सुमेलित है या नहीं आपका। चलिए इसके बाद आगे, यहाँ पे सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण होता है, नाभ के संलयन, नाभ के विखंडन, दो का ही इसमें आंसर होगा ये आपका। इन दो में से आंसर है, इसमें से है या आपका इसमें से, जल्दी से आप कमेंट करें। तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है या सर्जन है, वो होता है आपका नाभिकीय संलयन, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। और जो नाभिकीय संलयन है आपका, जो हाइड्रोजन बम है, किस पे आधारित है हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर ही तो आधारित है। और जो आपका देखिए सूर्य में क्या क्या मिलकर बना होता है, सूर्य आपका हाइड्रोजन और आपका हीलियम तत्वों से, है ना। इसी के साथ साथ आपका देखिए, जैसे आपका नाभिकीय विखंडन है, तो इसमें आ जाएगा आपका परमाणु बम। परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पे। चलिए आगे, और आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस आपका। तो इसमें पूछा है प्रमुख घटक, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा ब्यूटेन
तो डी ऑप्शन होगा, याद रखना है इसको। और एलपीजी में देखिए क्रम याद रखना आपको, बी पी ई, सबसे ज़्यादा है ब्यूटेन, उससे कम है आपका प्रोपेन, और सबसे कम जो मिलता है इसमें ईथेन मिलता है। तो मुख्य क्या है इसमें, ब्यूटेन सबसे ज़्यादा आपका। और ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर भी। और मीथेन का आप सूत्र जानते ही होंगे, ये CH4 है मीथेन का सूत्र, इसको कहते हैं। जैसे आपका मीथेन वगैरह कहाँ उत्पन्न होती है, मीथेन होती है कोयले की खानों में, और आपका जैसे धान के खेत में, तो वहाँ पे ये उत्पन्न हो जाती है स्वयं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस रूप किसका है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस भी तो है, ग्रीन हाउस गैस, याद रखना इसको, ग्रीन हाउस गैस CO2 भी है। इसके बाद चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, तो ये घटी थी MIC के कारण, यानी कि आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी आया था 2017 के अंतर, सी ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट 3 है ना, तो ये घटना कब हुई थी, ये हुई थी आपका 3 दिसंबर 1984 को। और इसी के साथ साथ एक और यहाँ पे कह सकते हैं कि दुर्घटना हुई। जो दुर्घटना हुई वो हुई किस गैस के कारण, स्टायरिन के कारण, स्टायरिन गैस के कारण एक दुर्घटना हुई। कहाँ हुई वो हुई थी विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में हुई। स्टायरिन गैस के कारण एक जो गैस थी वो लीक हो गई थी, बहुत सारे उसमें व्यक्ति मारे गए और बहुत सारे उसमें जो है मूर्छित अवस्था में हो गए थे, बीमार हुए काफ़ी उसमें। तो याद रखना एक करंट का क्वेश्चन है अभी 2020 का ही। और इसी के साथ साथ देखिए, और आपके कमेंट आ सकते हैं कि करंट कब का तैयार करें, तो करंट आपको जो तैयार करना है मार्च तक का आप कर लीजिए, फरवरी या मार्च तक का आप कर ले, काफ़ी है उसमें, ठीक है। इसी के साथ साथ एक घटना हुई थी आपकी यूक्रेन में जो घटना हुई थी वो हुई थी आपकी जो परमाणु ये तत्व थे उनके कारण। चलिए आगे, इसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो सबसे जो मीठी शर्करा होती है ये होती है आपकी फ्रक्टोज होती है आपकी। चलिए आगे, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, तो जो ऊर्जा देता है ये देता है आपका कार्बोहाइड्रेट। और आपने सुना होगा जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, खेलने के बाद उनको ज़्यादा मात्रा में क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है आलू में, इसीलिए उबले हुए आलू खाते हैं। चलिए आगे, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो आपका सबसे पहले तो केसिन मिलता है, तो आपके ये 2 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो ये 2 गलत कट गए आपके। इसके बाद इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, लैक्टोज मिलेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आपका। चलिए आगे, एथलीट के तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए या बहुत जल्दी के लिए क्या दिया जाना चाहिए, तो उनको दिया जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ए ऑप्शन होगा राइट इसमें। चलिए आगे, जल्दी से कमेंट करते रहे। इसमें दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किस के बनने के कारण होता है, तो ये होता है। चलिए आप इसका आंसर करिए, इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं और अम्ल के बारे में बता दूँ, जैसे नींबू का, सिरके का, ऑरेंज का, संतरे का पूछा जाता है ना, तो आप एक थोड़ा सा याद रखना है, CGOM 8 साले इसने इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिरका हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिरका, इसको लिख लेना।
सिरका हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग्रेप्स, ओ से हो जाएगा ऑरेंज संतरा, या आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे नींबू। ठीक है, संतरे जैसा नींबू होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा मैंगो आम। तो यहाँ पे कौन कौन से अम्ल मिलते हैं इसमें, सीजियोम एट साले, इस तरीके से ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा आपका टार्ट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड, और ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड या अम्ल। तो सिरके में मिलता है एसिटिक एसिड, जी ग्रेप्स में मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज संतरे में मिलता है साइट्रिक एसिड, और मैंगो में मिलता है आपका लैक्टिक एसिड। तो आपसे मैं पूछूं कि नींबू किस में आ जाएगा, ऑरेंज संतरे में आ जाएगा, उसके जैसे ही तो होता है, तो इसमें मिलता है आपका साइट्रिक एसिड। तो ये हो जाएगा सीजियोम एट साले। इस तरीके से आप ये याद रख लेना, आपका इसी में से आपका आंसर निकल के आएगा, आपका ऑप्शन काट पीट के आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए आगे, और आज की क्लास भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, एड्स के विषाणु करते हैं नष्ट, ये करते हैं लिम्फोसाइट को, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें अगर रोगी को चोट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं रुकता, और कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ब्लड बह जाने के कारण मृत्यु तक हो जाती है। तो ये किस में या किसके साथ रहता है, कमेंट करना आपको। और ये जो रहता है, ये रहता है राज परिवारों के साथ, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और ये जो राज परिवार है ये कहाँ का है, तो ये जो ग्रसित है ना, ये आपका ब्रिटेन का एक राज परिवार ग्रसित है इसमें, और बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये जो परिवार है ये किसी भी अन्य परिवारों के साथ शादी नहीं करते इनके सदस्य, क्यों, क्योंकि अगर अन्य परिवारों के साथ ये शादी करेंगे लड़के या लड़कियों की, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हीमोफीलिया के रोगी हो जाएगी। इसीलिए ये अपनी ही फैमिली में आपस में शादी कर देते हैं। ब्रिटेन का ये परिवार है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, कमेंट करें आप सभी। तो रक्त में जो पाई जाती है आयरन धातु मिलती है, तो इसमें आयरन हो जाएगा आपका लोहा, डी ऑप्शन आपका राइट इसमें। चलिए आगे, और आशा है कि आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके राइट हुए होंगे। चलिए मिलान कर देते हैं। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर। विटिकल्चर किससे मिल जाएगा, अंगूर से आपका। फ्लोरी फूल से मिल जाएगा, फैसे फ्लोरी, फैसे फूल या पुष्प हो जाएगा आपका। इसके बाद सेरिकल्चर ये हो जाएगा आपका रेशम से। इसके बाद एक्वाकल्चर, एक्वेरियम है ना, ये आपका ए ऑप्शन मिल जाएगा आपका मत्स्य पालन से। ये जो उपशाखा है सभी आप देख लेना। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे अदरक होता है रूपांतरित। अदरक होता है रूपांतरित, ये किसका रूपांतरण है, ये है आपका तने का। इसका जो पौधा है तने का रूपांतरण है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे तने के उदाहरण लिख लेना। यहाँ पे लिख लेना आप तने के उदाहरण। तो इसमें हो जाएगा हल्दी, प्याज, केरक, आओ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हल्दी हो जाएगा आपका तने का उदाहरण, प्याज हो जाएगा, प्याज का जो पौधा वो तने का उदाहरण है। केसर का पौधा ये भी तने का उदाहरण है, उसको देखना बहुत छोटा सा पौधा होता है केसर का, ऐसा होता है जैसा कि आपका प्याज का होता है। इसी के साथ साथ आपका हल्दी, प्याज, के रक का मतलब क्या हो जाएगा, अदरक आपका यहाँ पे। इसके बाद आ से आ जाएगा आपका आलू, और ओ से हो जाएगा ओल आपका। तो ये सभी तने के उदाहरण है। हल्दी, प्याज, केरक, आओ, 1 2 3 4 5 6, यहीं से आपका ऑप्शन निकल आएगा आपका। चलिए आगे, मिनीमाता रोग किसके कारण से हुआ था। मिनीमाता रोग जो हुआ था जापान की मिनीमाता खाड़ी में, जो पारा प्रदूषित पानी था बहा दिया गया था उसमें, तो इसके कारण ये रोग शुरू हुआ था जापान से। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पारे के कारण। पारे का सूत्र आप जानते होंगे, Hg या मरकरी। ये कैसी है, धातु भी है ये, कैडमियम की कमी के कारण होता है इटाई रोग। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। कीटभक्षी पौधे वे होते हैं जो जंतु होते हैं छोटे छोटे या कीट पतंगे होते हैं, उनको फंसाकर खा जाते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं वो घड़े के आकार के। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, ये इसमें कीटभक्षी पौधा नहीं है, बाकी ये सभी
कीटभक्षी पौधे हैं? नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरा, ड्रोसेरा या घटपर्णी इसको कहते हैं। ये वीडियो मैंने डाला भी है, देख लेना उसमें आप प्ले लिस्ट में। और देखो इसी के साथ साथ और उदाहरण है, देखिए जैसे आपके, चलिए काफ़ी है ये 3 उदाहरण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो जो कीट पकड़ता है ये पकड़ता है नेफेंथस, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जैसे आपका ये एक ट्रिक है, यू घट पिए सेवी नेड्रोडा, ठीक है। इसमें तो यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, घटपर्णी हो जाएगा, पीगिकुला हो जाएगा, इसमें आपका ने से भी है, और ड्रो से है, ड्रोसेरा है ना। ये सभी इसके नाम है, ट्रिक है। आप ये जैसे लगाओगे तुरंत आपका आंसर उसमें निकल के आ जाएगा। पूरा टॉपिक एक लाइन में ये ख़त्म हो जाता है आपका ये। और टेट सीटेट में तो यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आज सही हो गए। और देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बस आप तैयारी करिए अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें। चलिए बाय बाय, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।